नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब आज की तारीख में लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा शाम को 4 बजे के बाद और अब सबकी नज़र लोकसभा के परिणामों पर है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जो एक काम चल रहा है और वो है प्रशासनिक मशीनरी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन की खबरें आ रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव दोनों बदले जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव का, जहां अभी राघवेंद्र कुमार सिंह जी बैठे हैं। उनके बारे में भी खबर आ रही है कि उन्हें अन्य कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें भी बदला जा सकता है। चौथा और महत्वपूर्ण पद होता है मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग का। खबर यह है कि जो जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव है, जो कमिश्नर है संदीप यादव जी, उनके स्थान पर भी किसी को लाया जाएगा। शायद निशांत बड़े का नाम चल रहा है और उन्हें भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। हो सकता है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बना के ले जाया जा सके। मध्य प्रदेश में एक जो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की बातचीत चल रही है, इसी बीच में तमाम सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे लेके जो प्रभावी अंकुश होना चाहिए, आपराधिक घटनाओं पे होना चाहिए, भ्रष्टाचार पे होना चाहिए, वो बातें तो बहुत हो रही हैं पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को अब 6वां महीना शुरू हो चुका है। दिसंबर में उन्होंने शपथ ली थी और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद में वे एक प्रभावी और एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में नजर आए। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में उनके पसंद के अधिकारी बिठाए जा सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्या वाकई जो मशीनरी बदली जानी है उससे कुछ अंतर आएगा या क्या परिवर्तन करना चाहिए, मुख्यमंत्री कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे, कैसे एक प्रभावी मुख्यमंत्री की छवि बनाएंगे, इन तमाम सारे मुद्दों पे बात करने आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। हम उनसे समझते हैं कि ये जो पिछले 6 महीने का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का, वो कैसा रहा है और मुख्यमंत्री अपने आप को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे एक प्रभावी मुख्यमंत्री की छवि उनकी बन सके। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आलोचना करना तो सबका काम है, हम लोग पत्रकार हैं, हम आलोचना करते हैं, लेकिन यदि हम आलोचना के साथ कुछ सुझाव भी दें सरकार को तो निश्चित तौर पर सरकार उन पर गौर भी करती है। आज मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं और आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कितने एसपी बदलेंगे, कितने कलेक्टर बदले जाएंगे, डीजीपी रहेंगे या हटेंगे, मुख्य सचिव का क्या होगा, कौन कौन सी प्रशासनिक सर्जरी होनी है। और दूसरी बात एक बड़ी तेज़ी से सिमिलर चल रही है कि मध्य प्रदेश में अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल आपने देखा होगा, आज के अखबारों में है कि जिन लोगों को जिला बदल किया था, जब मुख्यमंत्री ने डांट लगाई और जब उनके घर चेक किए तो 144 लोग घर में सोते हुए मिले। तो ये मुख्यमंत्री को क्यों करना पड़ता है? पुलिस की ये ड्यूटी है, वो खुद ही क्यों नहीं करते इस तरह की चीज़ें। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। इंदौर में 107 करोड़ का भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लोगों ने बिल बनाए और पेमेंट हो गए और गिरफ्तार हो रहे हैं वहाँ के अकाउंटेंट और छोटे छोटे लोग। क्या महापौर और बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कमिश्नर की कि 107 करोड़ का भ्रष्टाचार हो जाए और कमिश्नर पे कोई दाग ही नहीं आता है? तो ये मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे एक प्रभावी मुख्यमंत्री की उनकी छवि बन सके। देखिए रविंद्र जी, हर कोई मुख्यमंत्री जो है वो अपने अनुरूप टीम गठित करता है। जो आपने मुख्य सचिव और डीजी के लिए कहा कि स्वाभाविक है कि वो नए मुख्यमंत्री हैं और उनका भी कार्यकाल करीब करीब दोनों का किनारे पर है, तो नए लाएंगे। पर जो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने कहा 5.5 महीने, दरअसल क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश पिछले सालों में 2 दशक से करीब करीब 1.25 साल को छोड़ दें तो बीजेपी की सरकार है और उस सरकार में मध्य प्रदेश गर्त में गया है। हुआ ये है कि हर स्तर पर, जो आपने इंदौर की बात कही, इंदौर में इससे पहले भी, मतलब आप सोचिए कि सरकार का पैसा निकल गया फर्जी बिलों पर। इसी राज्य में कितना बड़ा घोटाला व्यापम का हुआ, इसी राज्य में कितना बड़ा घोटाला नर्सिंग का हुआ। तो ये सारे कलंक जो हैं वो मोहन यादव को धोने पड़ेंगे। उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। उन्हें जिस तरह से आगे आना है, अभी देखिए क्या है कि चुनाव का समय था। कल मेरी जानकारी है कि गुजरात बॉर्डर पे करोड़ों की शराब पकड़ी गई है और जबलपुर से खबर आई है कि वहाँ गुजरात से आया नशीले ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो ये क्या है? इंदौर में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग निकाल ले जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे लोग, जो मेरी जानकारी है
कि ऐसे दागी लोगों ने मुख्यमंत्री निवास में अपनी पैठ बना ली है जिनको लेकर के पहले भी मध्य प्रदेश बहुत बदनाम हुआ है। तो मोहन यादव को चारों तरफ से देख के अपने लिए टीम तैयार करनी होगी। क्यों? क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। एक बात समझ लीजिए कि केंद्र का दबाव सबसे बड़ा है। केंद्र की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक उनकी मर्जी चलेगी वहां तक उन्हें जो करना है वो करना चाहिए। सबसे पहले जिस शहर से वो आते हैं उस शहर में जो भ्रष्टाचार उज्जैन महाकाल के मंदिर को लेकर के हुआ है, महाकुंभ सिंघस होता है तो वहाँ क्षिप्रा को लेके 2004 और 2016 में हुआ था जो महाकुंभ, उसमें अगर वो काम सही ढंग से हुए होते तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। तो मोहन यादव को मुझे लगता है कि पेन और डायरी लेके बैठना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा कि क्या क्या मुझे करना है, क्योंकि बहुत गर्त में जा चुका है मध्य प्रदेश। हर जगह आप जहां बात करिए वहां भ्रष्टाचार है, कहीं भी कोई पन्ना पलटिए भ्रष्टाचार है। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे दर्शक समझना चाहते हैं आपके अनुभव के आधार पे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कुर्सी पे बैठता है तो उसकी दशा और दिशा समझ में आने लगती है। अब चूंकि डॉक्टर मोहन यादव जी को 6 महीने लगभग होने को हैं कुर्सी पे बैठे हुए, 5 महीने पूरे हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जो बिगड़ा, आपने कहा गर्त में चला गया मध्य प्रदेश, क्या मोहन यादव जी इसको गर्त से बाहर लाने की दिशा में काम करेंगे? आज एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि हम 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में पहुंच चुके हैं। आपको याद है जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने सत्ता सौंपी थी बीजेपी को, तो 5-7 हजार करोड़ का कर्जा था, 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में हैं हम। मैं वही कह रहा था कि 20 साल में जो कुछ हुआ है मध्य प्रदेश उसी से गर्त में गया है। आप कहो बहुत अच्छा है, आपने लाडली बहना योजना लगा दी, पैसे बांट दिए, लेकिन जब बहन के साथ बलात्कार होता है तब किसी का मुंह नहीं खुलता। मध्य प्रदेश क्यों महिला अत्याचार में सबसे आगे है? क्यों दलित लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी जबकि मेरी जानकारी है कि उसको मारा गया है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बलात्कार की शिकार लड़कियां मध्य प्रदेश में मुंह छुपाने को, दर बदर घूमने को कौन था? वही बात आती है, तब तो मामा थे, मोहन को तो आए 5 महीने हुए हैं। जो वही गर्त में कहाँ पहुंचा? एक तो समझ लीजिए आप कि मध्य प्रदेश को गुजरात का चारागाह बना दिया गया है। हर जगह हर ठेका हर काम गुजरातियों के पास है और फ्री में पैसे दे देते हैं। उसके बाद महाकाल में गड़बड़ हुई, वो गुजरातियों की थी, गुजरात की कंपनी थी। संस्कृत विभाग ने अपने आप को जबरदस्ती एक उसमें दर्ज कराने के चक्कर में पैसा दे दिया। मतलब अगर एक रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाएगा उससे क्या हासिल होगा? आप काम करो, लोग जाने, पैसे देके सरकार इस पर भी देखे। इंदौर में जो 125 करोड़ रुपया निकाला है, तो गुजरात से अगर हजारों करोड़ की शराब जा रही है, गांधी का वो राज्य जहाँ शराबबंदी है, हाँ, जो हजारों करोड़ का कारोबार शराब का किसकी देखरेख में होता है? कैसे शराब जा रही है? तो ये जो चीजें हैं, मोहन यादव को समग्र रूप से पूरी ब्यूरोक्रेसी उन लोगों को चुनना होगा जो काम करके दिखाएं। मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी 2 तरह की है, एक सच में काम करने वाली है और दूसरी बहुत बढ़िया ऐश करने वाली है। जैसे बढ़िया माल, अगर आप, मैं फिर कहता हूँ, मोहन यादव जी अगर एक बार मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स आसपास जो रिटायर हो चुके हैं, जो सर्विंग भोपाल के आसपास की जमीनें जांच करा रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा। और ऐसे लोग ही मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। अरुण जी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में समय आ गया है कि अब पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव नए आना चाहिए, या फिर इन्हीं से को टास्क दिया जाए कि भाई भ्रष्टाचार पे लगाम लगे, प्रभावी आपका प्रशासनिक कसावट आए? बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, एक आम आदमी अपनी ज़मीन का नामांतरण कराना चाहे, आज भी कहते सब हैं, बयान हम सबके सुनते हैं, लेकिन किसान कितना भटकता है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, आपसे कोई छुपा तो है नहीं। तो क्या आपको लगता है, मेरा मूल सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया, चाहे पुलिस के हों या प्रशासन के हों, लगता है क्या बदलने का समय आ गया है? नहीं, मेरा ये मानना है रविंद्र जी कि जो आपने कहा जमीन के नामांतरण, मोहन यादव ने आते ही ये घोषणा की थी कि जिस दिन जमीन की रजिस्ट्री होगी उसी दिन नामांतरण होगा। अब 6 महीने बाद, क्योंकि 5.5 महीने हो चुके हैं, ये देखना पड़ेगा कि वो उनकी घोषणा का क्या हुआ। सरकारी मशीनरी ने उसे माना या कूड़ेदान में डाल दिया? आज भी गांव के आदमी को, पटवारी को पैसे देने पड़ रहे हैं कि नहीं देने पड़ रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने मुख्य सचिव और डीजी के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अगर अपना एजेंडा दे और उस एजेंडे पे काम करने वाला अफसर मौजूद है, तो वो कोई भी हो, अगर नहीं कर पा रहे हैं
दरअसल ये सही है कि दोनों अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। इस राज्य में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की मिसाल दी जाती थी, ऐसे अफसर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हैं, अगर अब तय करना है मोहन यादव को कि अगर वो जिस लेवल पे वो काम कराएंगे उस तरह की उस क्षमता के अधिकारी ये हैं तो ये काम करके देंगे। वैसे भी इनका समय अब आखिरी 3 महीने बचे हैं मुख्य सचिव के पास भी, और डीजीपी का भी कार्यकाल पूरा होने को है, नवंबर में है, 4-5 महीने का है। लेकिन इन 5 महीनों में भी अगर ये लोग काम करके देते हैं, भाई मैं कहता हूं कि अगर डीजीपी डंडा लेके सड़क पे घूमे और कहे मैंने सड़क पे प्रदर्शन कर दिया, और उसके जाने के बाद जो है उसी सड़क पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो जाए, इसका क्या मतलब है? इकबाल बुलंद नहीं है इस सरकार का। क्या अरुण जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तुलना जब भी होगी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से होगी, जो उन्होंने सख्ती की है, अपराधों पे जो अंकुश लगाया है। देखिए कुछ भी कह ले, इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की, और उनकी लोकप्रियता इसलिए कि उनका बुलडोजर और उनका डंडा जो अपराधों के खिलाफ था वो निश्चित तौर पर मजबूत था। जब भी तुलना होगी मोहन यादव जी की, वो योगी के साथ होगी। तो उन्हें देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस सख्ती से अपराधों से निपटा जा रहा है, मध्य प्रदेश में उतनी सख्ती करने की आवश्यकता है। वैसे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अंतर मैं आपको बता दूं कि वहाँ थाने पुलिस वाले चलाते हैं और यहाँ थाने विधायक चला रहे हैं। यदि विधायकों पर अंकुश नहीं लगाया, अपने विधायकों पे, सांसदों पे, नेताओं पे, छोटे भैया नेताओं पर, तो फिर अपराध रुकेंगे कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती रवीन जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने बूते पर, अपने दम पर उत्तर प्रदेश दोबारा जिता के लाए हैं। उनका जो जो अंदरूनी खींचतान जो चल रही है वो प्रधानमंत्री से ही चलती है, तो वो एक अलग है। बुलडोजर वो लाए और उन्होंने अपने काम किए। मोहन यादव उनका अनुसरण कर सकते हैं और खुद को साबित कर सकते हैं। देखिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा या कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि राज्य में बदहाली हो। अब 4.25 लाख करोड़ का तो है, अब इसके ऊपर लाडली लक्ष्मी योजना लदी हुई है। कैसे निपटेंगे ये चीज़ें? तो मोहन यादव को बुलडोजर भी लाना पड़ेगा बाबा का, और अपनी टीम के लोगों को, अपनी पार्टी के विधायकों को। जो पुलिस में हस्तक्षेप है, प्रशासन में जो हस्तक्षेप है, कलेक्टर को मैदान में काम करने की, एसपी को मैदान में काम करने की आज़ादी हो और उनकी जवाबदेही हो कि अगर कुछ होगा तो वो जिम्मेदार है। बीच में कोई हस्तक्षेप को रोकना मुख्यमंत्री का काम है, वो सत्तारूढ़ दल का काम है। और यही बड़ा इम्तहान है मोहन यादव का कि कैसे वो अपनी पार्टी के भीतर जो पिछले 20 साल में दलाल अरबपति बने हैं उनका मकड़जाल कैसे तोड़ेंगे। हर शहर में, भोपाल में देख लीजिए, हमने आपने देखे हैं, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, आज अरबपति हैं सिर्फ दलाली करके, और बड़े त्रिपुंड लगाएंगे और गमछा डाल लेंगे भाजपा का। तो मोहन यादव को बहुत बड़ी कड़ी चुनौती का सामना करना है। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना है, साथ ही साथ अपने साथियों को, जो क्योंकि लूटने की आदत भाजपा के नेताओं को बहुत ज़्यादा पड़ गई है। हर जगह हस्तक्षेप है। नर्मदा क्यों खुद रही है आप समझो, बैरियर्स पर क्या हो रहा है आप समझो, सब जगह पुलिस के काम में कितना हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सागर इसका जिंदा उदाहरण है, क्योंकि कलेक्टर ने लिख के दिया, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद भी हत्या हो गई और लड़की मरी। तो ये जो चीज़ें हैं, मोहन यादव को इन सब पर विचार करना होगा। तो अरुण जी, मैं बड़ा सवाल यही है कि कलेक्टर बदलने से व्यवस्था बदलती है क्या? मैं मतलब मूल, क्योंकि अब चर्चा ये है कि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है, कई कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी की लिस्ट बन गई है। तो ये जो ताश के पत्ते की तरह हम एसपी कलेक्टर को फेंट देते हैं, क्या इतना करने से व्यवस्था बदलेगी या व्यवस्था बदलने के लिए कुछ आगे बढ़ के करना पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री को ट्रांसफ़र कोई हल नहीं है। जिसको आप आईपीएस आईएएस को हटाओगे, कोई ना कोई तो काम दोगे। होना ये चाहिए कि मुख्यमंत्री अपना एजेंडा दें कि आप मिस्टर एसपी, मिस्टर कलेक्टर, ये होना है और ये टाइम लिमिट है, ये करके दीजिए। इतनी सख्ती के साथ दे दें तो मैं कहता हूं कि जो डफर से डफर होगा वो भी काम करके देगा, जो बेईमान से बेईमान होगा उसको भी काम करके, आलसी को भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो काम ना करे उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाओ, फेंक दो, और जो काम करने वाला है उसके काम को देख के अगर मुख्यमंत्री तय करेंगे और मुख्यमंत्री अपनी सख्ती से अपना एजेंडा देंगे तो ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? देखिए, इस देश की ब्यूरोक्रेसी इतनी उस्ताद है कि पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ाती रहती है और ऐश करती रहती है। मैं जोर दे के कहता हूं कि एक नेता 5 साल 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट कम से कम 35 साल
सिस्टम को खाता है और उसके बाद भी रिटायर नहीं होता है। तो मोहन यादव की सबसे बड़ी चुनौती है अपने घोड़े को अपने इशारे पे चलाने की। ये देखना है कि वो कितने सफल होते हैं इसमें। हाँ, ब्यूरोक्रेसी को तो बदलना मुख्यमंत्री के हाथ में है, लेकिन राजनीतिक हैसियत को कैसे रोकें? मैं वही कह रहा था कि आज आप नज़र घुमाइए, शिवराज सिंह चौहान नाम लेके कह रहा हूँ, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हर जिले में 2 मुख्यमंत्री थे, अपनी मर्जी से चलाते थे। चाहे ग्वालियर चंबल में चले जाइए, महाकौशल में चले जाइए, मालवा में चले जाइए, बिंदी में चले जाइए, एक एक बैठा था दिग्गज और जो अपनी मर्जी चला रहा था। अब चूंकि वहाँ सब चीज़ समझौते पर चल रही थी, तो वो जो आदत पड़ी है नेताओं की, उस आदत को मोहन यादव को रोकना होगा और जो जिस स्तर का है, जिसका जो दायित्व है, उसको उसके दायित्व में, उसके घेरे में ले जाके वहीं बैठाना होगा, उसकी लिमिट को बांधना होगा। ये नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के यहाँ से बोल रहा हूँ और कोई भी कुछ कर ले। ये ब्यूरोक्रेसी को भी बताना होगा। जिस दिन वो ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज दे देंगे कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसी दिन तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। 5-6 महीने में ये धारणा बनती जा रही है कि उन्होंने अपने आप को उज्जैन तक सीमित कर लिया है। उनका फोकस उज्जैन के विकास पर रहता है और रहना भी चाहिए। मैं जहाँ से वो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, अपना घर नहीं सुधारेंगे तो प्रदेश कैसे सुधारेंगे, उससे हम समर्थक है, करना चाहिए उनको। लेकिन हर चीज़ वो यदि उज्जैन ही करेंगे तो उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि केवल उज्जैन का मुख्यमंत्री बनाया है। अभी आपने देखा, एक बड़ा निर्णय लिया, कैबिनेट में ले जाके उन्होंने निर्णय लिया, और वो निर्णय लिया उन्होंने कि मध्य प्रदेश का जो धर्मस्व विभाग है उसको भोपाल से उज्जैन ट्रांसफर करने का निर्णय ले लिया। एक और बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है, कैबिनेट में उसके लिए प्रस्ताव जा रहा है, उस पर भी मैं आपकी राय चाहता हूं। और वो ये निर्णय है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए अब मॉल और बाजार 24 घंटे खुलना चाहिए। और इसके पीछे जो सोच है सरकार की, वो ये है कि यदि 24 घंटे बाजार खोलेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो मध्य प्रदेश का आर्थिक स्ट्रक्चर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो बात करें उज्जैन की, इसमें कोई शक नहीं है, उनका चुनाव क्षेत्र है और हर नेता ये कोशिश करता है कि मैं इतना काम कर दूं कि मुझे हार का सामना ना करना पड़े। शिवराज सिंह ने बुधनी में काया पलट किया है। मध्य प्रदेश में इससे पहले कमलनाथ सांसद रहते हुए भी छिंदवाड़ा की काया पलट की है। उमा भारती बेचारी कुछ नहीं कर पाई और बाबूलाल गौर भी कुछ नहीं कर पाए। भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने भी राघवगढ़ में कुछ तो किया है, लेकिन इस तरह नहीं किया जिस तरह मोहन यादव जी की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सिंहस्थ को लेकर, महाकाल को लेकर उज्जैन प्रमुख है, लेकिन आप पूरे प्रदेश के मुखिया हो और आपको अब उज्जैन महाकाल के भरोसे छोड़ दो, बाकी इलाके को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उज्जैन में उलझे रहे और सागर, झाबुआ, इंदौर, इनमें लूट होती रही तो उसका क्या मतलब? वो तो आपके ही ऊपर आएगा। ये बदलना ही पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ जो है, वो बाजार खोल देने से, मॉल खुले रहने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा, पैसा आपने क्या कर रहे हैं, आप रोजगार कहाँ से बढ़ाएंगे? पहले जो नौटंकी होती थी कि लेटर बांट रहे हैं, अप्रेंटिस का पैसा देके दिखा रहे हैं रोजगार दिया। अगर बस धरातल पे आप रहें तो पहले आप ये सोचिए, मॉल खोलने से पहले, दुकानें खोलने से पहले आप ये सोचिए कि आदमी के पास आमदनी कैसे बढ़े, उसका जरिया निकालिए। ये जो एमईओ होते रहे हैं और इन्वेस्टर्स मीट होती रही, जरा उनको रिव्यू करिए कि उनका क्या नतीजा निकला है। जो अफसर जिन्होंने अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखा के मुख्यमंत्री को अपने ग्लास में उतार लेते थे और मुख्यमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? इंदौर से लेकर छतरपुर और कहाँ कहाँ इन्वेस्टर्स मीट हुई है, क्या नतीजा निकला है? जब आदमी के पास पैसा होगा, उसकी जेब में उसकी कमाई होगी, उसके बाद तो वो खर्च करेगा। अब मॉल खुला रखो, रात भर खुला रखो, 24 घंटे खुला रखो, जब अगले की जेब में पैसा नहीं तो वो क्या करेगा, कहाँ से आएगा? तो बेहतर ये होगा कि मॉल खोलने, कानून व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं अभी नहीं मानता कि कानून व्यवस्था ठीक हुई है, लेकिन मॉल खोलना और दुकानें खोलने के फैसले को आप तब तक मुलतवी करिए तब जब तक कि लोगों की आमदनी, रोजगार, आप आए हैं मध्य प्रदेश में, अगले 1 साल में कम से कम 5 लाख युवाओं को रोजगार दीजिए तय करके। और ऐसा रोजगार नहीं कि 300 रुपये रोज की नौकरी है, वो मतलब नहीं रखता है। कि सम्मानजनक स्थिति में जैसा प्रशिक्षण है, जैसी योग्यता है, तब ये साबित होगा कि हाँ, अब लोगों के पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं। दुकान खुली रहे सुबह से रात तक, जब खर्च नहीं होगा तो उसका तो और नुकसान हो जाएगा, बैठ जाएगा भट्टा। बिजली का बिल कहाँ से देगा और तमाम तनख्वाह कहाँ से देगा कर्मचारियों की?
उससे पहले लोगों की जेब में पैसे आने की व्यवस्था करिए। जब लोगों के पास, आदमी के पास पैसा होगा तो दौड़ के बाजार जाएगा, मॉल जाएगा, और फिर कोई नहीं हरा पाएगा। अरुण दीक्षित जी, आपके मन में ऐसा कौन सा सुझाव है जो आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को सीधा देना चाहते हैं, मेरे चैनल के जरिए या जब आपकी उनसे मुलाकात होगी, आमने सामने मिलेंगे, ऐसा कौन सा आपके मन में है जो उन्हें आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं कहूँगा मोहन यादव जी, आप बहुत गरीबी से उठकर आए हैं, आपने खुद को संघर्ष करके बनाया है। अगर आप ये तय कर लेंगे, ये सुनिश्चित कर देंगे कि मध्य प्रदेश के हर स्कूल में अध्यापक होगा, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर होगा, हर पटवारी समय पे जाके काम करेगा, और कलेक्टर साहब दफ्तर में बैठ के काम निपटाएंगे, वहाँ तारीखें नहीं लगेंगी। अदालतों की बात छोड़ दीजिए, वो अलग सिस्टम है, लेकिन कलेक्ट्रेट से लेके और स्कूल तक अगर ये काम सुनिश्चित, ये काम करने लगे अपने ढंग से, तो मोहन यादव को कभी कोई भुला नहीं सकता है। अगर वो ये तय करा दें कि हर स्कूल में मास्टर, हर अस्पताल में डॉक्टर, पटवारी अपनी जगह और हर कलेक्टर अपनी जगह, सब काम करें, ये इतने में ही व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि कलेक्टर बिना दबाव के काम करेगा तो आम जनता का काम बहुत अच्छे से होगा, बच्चे पढ़ेंगे, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, और क्या चाहिए। 1,000 रुपये देके कुछ नहीं होने वाला, ये सुनिश्चित कर दीजिए, पूरी पीढ़ियां याद रखेंगी। एक आखिरी सवाल, और ये थोड़ा सा घुमावदार सवाल है, पता नहीं आप इसका उत्तर कैसे देते हैं। मध्य प्रदेश में अब जब भी मोहन यादव की तुलना की जाएगी वो शिवराज जी के कार्यकाल से की जाएगी, तो लोकप्रियता के मामले में इन दोनों में आप कैसे देखते हैं दोनों को, एक, और दूसरा कार्यशैली, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज को पीछे छोड़ने में मोहन यादव को कितना समय लगेगा? देखिए, मोहन यादव के पास बहुत अच्छा मौका है। शिवराज जी बहुत अच्छे, बहुत विनम्र और वो रहे, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश उनके कार्यकाल में व्यापम और तमाम घोटालों के लिए ही जाना जा रहा है। कहीं देश दुनिया में जाते जाते भी नरसिंह घोटाला हुआ है। मोहन यादव को इस राज्य की तस्वीर बदलनी होगी, ये इमेज बदलनी होगी। अभी बहुत अच्छा मौका है कि नर्सिंग कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा कि व्यापम की वजह से जो बदनामी हुई है, अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपडेट करा देंगे तो वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। एक काम कर दें वो कि जो मेडिकल कॉलेज निजी और सरकारी हैं उनकी ऑडिट करा के सख्ती के साथ उनको अपडेट करा दें, देश का दुनिया भर में नाम जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जो बड़ी खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। आज हमने एक नए विषय पे बात की, और विषय यही है कि मध्य प्रदेश को एक मजबूत राज्य बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को कर्जा से उभारने के लिए, मध्य प्रदेश को एक अपराधों से मुक्त राज्य बनाने के लिए आखिर नए मुख्यमंत्री, जो अभी नए इसलिए कह रहा हूँ कि अभी उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल पाया, डॉक्टर मोहन यादव को क्या करना चाहिए, किस कदर के कदम उठाने चाहिए, और बड़ा स्पष्ट तौर पर अरुण दीक्षित जी का कहना है कि आप ब्यूरोक्रेसी को कितना भी बदल लीजिए, जब तक आप अपना मजबूत एजेंडा उनके हाथ में नहीं देंगे और उनको काम करने की छूट नहीं देंगे, जब तक परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। और मध्य प्रदेश पिछले 20 साल में गर्त में गया है, एक बड़ा आरोप, क्योंकि उनका कहना है कि आज मध्य प्रदेश के ऊपर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है, और इस कर्जे के ऊपर भी आपने बिठा दिया है जो लाडली बहना योजना है, उससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का आर्थिक जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। मोहन यादव को क्या क्या करना चाहिए, आज बड़ी विस्तार से अरुण दीक्षित जी ने उन्हें सलाह दी है। मैं तो चाहता हूं कि ये प्रोग्राम मोहन यादव जी स्वयं जब उनके टाइम हो तो एक एक शब्द सुने, देखें, शायद हो सकता है कि उनके दिमाग में इसे देखने के बाद कुछ नई योजनाएं आएँ और मध्य प्रदेश के हित में कोई बड़े निर्णय कर सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।